24 दिसंबर 1999। ये तारीख सुनकर कुछ याद आया? ये वही तारीख है जिस रोज काठमांडू से नई दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को हाईजैक कर लिया गया था। हाईजैकर्स ने कहाँ लैंड कराया वो विमान? वो प्लेन भारत, पाकिस्तान और UAE से होता हुआ लैंड हुआ था कंधार में। कहाँ पड़ता है कंधार? ये अफगानिस्तान के दक्षिणी हिस्से में बसा एक शहर है। जिस समय की ये घटना है तब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी। भारत सरकार उसे मान्यता नहीं देती थी, मगर प्लेन हाईजैकिंग के चलते भारत सरकार को उसी तालिबानी हुकूमत की मदद लेनी पड़ी। तालिबान ने अपहरणकर्ताओं और भारत सरकार के बीच मध्यस्थता कराई। कहते हैं कि इसी मध्यस्थता के चलते हाईजैकर्स ने 36 आतंकियों को रिहा करने की अपनी डिमांड छोड़ दी थी। इसके बदले वो 3 आतंकियों की रिहाई पर सेटल हुए। भारत सरकार को हाईजैकर्स की मांगों के आगे झुकना पड़ा। भारत ने जिन 3 आतंकियों को छोड़ा उनके नाम थे ओमर शेख, मौलाना मसूद अजहर और मुश्ताक अहमद जरगार। कौन है ये आतंकी? ओमर शेख ने आगे चलकर 9/11 हमले के एक हाईजैकर की फाइनेंसिंग की। उसी ने अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या भी कराई। मौलाना मसूद अजहर ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद बनाया। इसी संगठन ने 2001 में भारतीय संसद पर और 2016 में पठानकोट स्थित एयरफोर्स बेस पर हमला करवाया था। तीसरा आतंकी मुश्ताक अहमद जरगार आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन का कमांडर है। इसी संगठन ने मई 2019 में अनंतनाग में CRPF पर हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। ये हाईजैकिंग प्रकरण भारत के सबसे विवश पलों में से एक है। इसी के चलते कंधार का नाम भी हमारे ज़हन में एक कड़वी याद बनकर जम गया। अब इसी कंधार से भारत के साथ जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। भारत सरकार को यहाँ स्थित अपने वाणिज्यिक दूतावास को खाली करवाना पड़ा है। इंडियन एयरफोर्स के एक विशेष विमान को भेजकर भारत को वहाँ से अपने लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा है। क्या है ये पूरा मामला? कंधार से तालिबान का क्या है स्पेशल रिश्ता? आज के एपिसोड में विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है स्वाति और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम दुनियादारी। हमने आपको बताया था कि तालिबान का कंधार के साथ खास रिश्ता है। इसी रिश्ते के से आज हम अपने एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अफगानिस्तान में कुल 34 प्रांत हैं। इन्हीं में से एक है कंधार। ये प्रांत 17 ज़िलों में बटा है। इनमें से एक ज़िला है खाकरेज। यहाँ चाहे हिम्मती नाम का एक गांव है। दशकों पहले की बात है। इस गांव में एक मौलवी रहते थे। नाम था गुलाम नबी आखुंद। वो गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाते। बदले में ग्रामीण जो थोड़ी बहुत मदद देते, उसी से घर चलता। ठीक तो नहीं पता, मगर 1959 से 1962 के बीच का कोई साल रहा होगा जब मौलवी अखुंद के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया ओमर। ओमर छोटा सा था जब उसके अब्बू गुजर गए। माँ ने दूसरी शादी कर ली। ओमर के नए पिता भी मजहबी तालीम से जुड़े थे। एक तो घर का माहौल, ऊपर से धार्मिक शिक्षा। अपनी जवानी में दाखिल होने से पहले ही ओमर का दिमागी रुझान धर्म की तरफ मुड़ चुका था। 70 के दशक की बात है। टीनेजर ओमर गांव के मदरसे से निकलकर आगे की तालीम के लिए कंधार शहर पहुंचा। यहाँ उसकी दीनी तालीम के ही दौरान एक बड़ी घटना हुई। ये बात है 1979 की। इस बरस सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। सोवियत से लड़ने के लिए अफगानिस्तान में मुजाहिदीनों की एक फौज खड़ी हो गई। इस फौज में कई अलग अलग समूह थे। इन्हीं में से एक ग्रुप कंधार शहर के उन धार्मिक छात्रों का भी था जिन्हें लोग तालिब कहकर पुकारते थे। तालिब यानी जो ऐसा छात्र जो धर्म की पढ़ाई करता हो।
ओमर ने भी सोवियत के खिलाफ चल रही जंग में शिरकत की। वो युद्ध में 3 बार जख्मी हुआ। वो सबसे ज्यादा घायल हुआ तीसरी बार। ये घटना है कंधार की पश्चिमी दिशा में बसे एक गांव संगीसर की। यहाँ सोवियत सैनिकों और मुजाहिदीनों की लड़ाई चल रही थी। सोवियत सैनिकों ने ओमर और उसके साथियों पर ग्रेनेड्स फेंके। इन्हीं में से एक ग्रेनेड से निकले छर्रे ओमर के चेहरे पर लगे और उसकी दाहिनी आंख बाहर आ गई। 1989 में सोवियत की वापसी के साथ इस युद्ध का एक पन्ना खत्म हो गया। कई मुजाहिदीन जंग के मैदान पर बने रहे और कई सामान्य जीवन में लौट आए। ओमर भी उसी संगीसर वापस लौट आया जहां उसने अपनी एक आंख खोई थी। अब वो यहाँ एक छोटी सी मस्जिद का इमाम बन गया। ओमर की ये इमाम वाली जिंदगी बहुत जल्द खत्म होने वाली थी। इसकी वजह थी अफगानिस्तान के हालात। सोवियत जा चुका था, मगर उसे लड़ने के लिए खड़े हुए मुजाहिदीनी लड़ाकों ने हथियार नहीं रखे थे। इन हथियारों के चलते और आपसी लड़ाई के चलते अफगानिस्तान में एक गृह युद्ध शुरू हो गया। अलग अलग गिरोह अब अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में वर्चस्व बनाने के लिए लड़ने लगे। कंधार का भी यही हाल था। यहाँ भी सोवियत से युद्ध लड़ चुके कई कमांडर्स अपना इलाका बनाकर बैठ गए थे। इनके लोग आम नागरिकों पर भी अत्याचार करते थे। इसी अराजकता में सोवियत की लड़ाई लड़ चुके तालिब गुट को भी अपने लिए मौका दिखा। उन्होंने तय किया कि वो कंधार में हावी हो चुके गिरोहों से लड़ेंगे। इस तालिब ग्रुप को अपने लीडर की तलाश थी। उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए था जिसका कोई राजनीतिक लिंक न हो। ये तलाश खत्म हुई ओमर के नाम पर। ओमर के नेतृत्व में इस संगठन ने अपना नाम रखा तालिबान। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस ओमर की बात कर रहे हैं। जी, हम तालिबान के पहले लीडर मुल्ला मोहम्मद ओमर की बात कर रहे हैं। तालिबान का गठन हुआ 1994 के पतझड़ में। गठन के तकरीबन साथ ही साथ हुई एक स्थानीय घटना ने इस ग्रुप को अपनी पहचान बनाने का बड़ा मौका भी दे दिया। हुआ ये कि संगीसर शहर के पास एक महिला की किडनैपिंग हुई। उसके साथ कई बार रेप किया गया। इस अपराध के पीछे हाथ था एक स्थानीय वॉरलॉर्ड का। ओमर और उसके ग्रुप ने आरोपी को पकड़ा, उसकी हत्या की और उसकी लाश को एक टैंक से लटका दिया। इस क्रूर घटना ने तालिबानी लड़ाकों को अगल बगल के इलाकों में पहचान दिला दी। तालिबानी कहने लगे कि जब कोई नहीं है तब हम आम लोगों को न्याय दिलाने के लिए आगे आएंगे। इसके बाद इस संगठन ने बड़े स्तर पर भर्ती शुरू की। इनके निशाने पर थे दीनी तालीम ले रहे छात्र। ओमर इन छात्रों से कहता कि इस्लाम खतरे में है, लोग शैतानियत के साथ खड़े हो गए हैं, सरे बाजार लोगों की इज्जत उतारी जा रही है। जब इस्लाम ही खतरे में हो तो केवल पढ़ाई करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इस्लाम के मुताबिक समाज बनाने के लिए इस्लाम के ही छात्रों को आगे आना होगा। ऐसे ही प्रोपेगेंडा भाषणों के सहारे ओमर ने कई छात्रों का ब्रेन वॉश करके उन्हें तालिबान के साथ जोड़ लिया। ओमर को लड़ने के लिए लड़ाके मिल गए थे। अब उसे ज़रूरत थी हथियारों की। ये हथियार कहाँ से आए? कंधार प्रांत की सीमा पर बसा एक शहर है स्पिन बुलदाक। सितंबर 1994 में मुल्ला उमर के नेतृत्व में करीब 200 तालिबानी लड़ाकों ने स्पिन बुलदाक पर कब्जा कर लिया। ये जीत तालिबान के लिए जीवन रेखा साबित हुई। कैसे? स्पिन बुलदाक शहर के पास कुछ पहाड़ी गुफाएं हैं। इन गुफाओं के भीतर सोवियत के ज़माने का एक बड़ा हथियार डिपो था। तालिबान ने यहाँ रखे हथियार लूट लिए। इन लूटे हुए हथियारों की मदद से तालिबान ने कंधार पर हमला किया। 1994 का साल खत्म होते होते तालिबान समूचे कंधार पर हुकूमत करने लगा। इसी कंधार में उसने अमीर उल मोमिनीन जो उमर था, उसने अमीर उल मोमिनीन की पदवी धारण की। अमीर उल मोमिनीन का मतलब होता है इस्लाम में आस्था रखने वालों का लीडर। कंधार में मिली इस बड़ी जीत ने तालिबान के लिए आगे के रास्ते खोल दिए। वो पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी नज़र में आया। पाकिस्तानी सेना और ISI अफगानिस्तान में अपने हित सुनिश्चित करने का जरिया खोज रही थी। उसे तालिबान में पोटेंशियल दिखा। पाकिस्तान को लगा कि अगर वो तालिबान की मदद करके उसे जिता दे तो अफगानिस्तान में एक फ्रेंडली गवर्नमेंट आ जाएगी। तालिबान सत्ता में आकर पाकिस्तानी हितों का ध्यान रखेगा।
साथ ही भारत विरोधी उसके एजेंडे को भी सपोर्ट करेगा। इसी मंशा से पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने तालिबान को मदद देनी शुरू की, उसे पैसा दिया, हथियार दिए, प्रशिक्षण मुहैया कराया और इसी मदद के सहारे सितंबर 1996 में तालिबान ने काबुल को भी जीत लिया। वो अफ़गानिस्तान का हुक्मरान बन गया। काबुल सांकेतिक तौर पर भले ही इस हुकूमत की सर्वोच्च गद्दी हो, लेकिन असलियत में तालिबान का गढ़ था कंधार। यही तालिबान और उसके लीडर मुल्ला ओमर का जन्म हुआ। यहीं पर तालिबान को पहचान मिली, यहीं पर तालिबानी शासन को वैधता मिली और इसी कंधार ने उसके लिए अफ़गानिस्तान फतह के रास्ते खोले। यही वजह है कि काबुल जीतने के बाद भी ओमर कंधार में ही रहता था। यही शहर तालिबानी सत्ता का केंद्र था। अब सवाल है कि हम ये इतिहास आज क्यों बता रहे हैं। इसकी वजह है कंधार से आ रही हालिया खबरें। आप जानते हैं कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से विदा हो रही है। इसी के मद्देनज़र 1 मई 2021 से तालिबान ने अफगानिस्तान को दोबारा जीतने का अभियान तेज कर दिया था। बीते 2 महीनों में तालिबान ने यहाँ दर्जनों जिले जीत लिए हैं। बीते दिनों इस लड़ाई के कंधार शहर पहुंचने की खबर आई। कंधार शहर कंधार प्रांत की राजधानी है। तालिबान बीते कई हफ्तों से ये प्रांत जीतने की कोशिश कर रहा है। उसने पहले कंधार प्रांत के बाहरी इलाके जीते, फिर ज़िलों और शहरों को जीतते हुए कंधार शहर की ओर बढ़ता रहा। 9 मई की देर रात खबर आई कि उसे कंधार शहर के भीतर पहुंचने में कामयाबी मिल गई है। कंधार में खुले इस वॉर फ्रंट से भारत से जुड़ी एक खबर भी आई। पता चला कि भारत ने कंधार स्थित अपना कॉन्सुलेट खाली करवा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंधार स्थित भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में डिप्लोमेट्स और बाकी कर्मी मिलाकर भारत के कुल 50 स्टाफ थे। 10 जुलाई को भारत ने इन्हें कंधार से निकाल लिया। इनके लिए एक विशेष वायुसेना का विमान यहाँ भेजा गया था और उसी के मार्फत इन्हें यहाँ बुला लिया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए 11 जुलाई को भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया। इसमें लिखा था, अफगानिस्तान के सुरक्षा हालात पर भारत लगातार नज़र रख रहा है। वहाँ तैनात हमारे लोगों की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। हमने कंधार स्थित भारतीय कॉन्सुलेट को बंद नहीं किया है, मगर कंधार शहर के पास चल रही ज़ोरदार लड़ाई को देखते हुए हम फिलहाल वहाँ तैनात अपने लोगों को वापस ले आए हैं। ये एक तात्कालिक कदम है। हमारे कॉन्सुलेट में अभी लोकल स्टाफ तैनात हैं, उनके माध्यम से कॉन्सुलेट अभी काम कर रहा है। हम काबुल स्थित अपने दूतावास के माध्यम से वीज़ा डिलीवरी और बाकी सेवाएं जारी रखने की व्यवस्था कर रहे हैं। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए काबुल स्थित भारतीय दूतावास ने पिछले हफ्ते ही एक एडवाइजरी जारी की थी। इसमें अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति को खतरनाक बताया गया था। कहा गया था कि आतंकवादी लगातार हमले कर रहे हैं, आम आबादी को भी निशाना बना रहे हैं। ऐसे में अगर बेहद अर्जेंट ना हो तो भारत के लोग अफगानिस्तान जाने से बचें। इंडियन एम्बेसी ने ये भी कहा था कि अफगानिस्तान में भारतीय नागरिकों को किडनैप किए जाने की भी गंभीर आशंका है। अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी की प्रक्रिया 90% तक पूरी हो चुकी है। अगस्त 2021 खत्म होते होते ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तब केवल 600 के करीब सैनिक काबुल स्थित अमेरिकी दूतावास की सुरक्षा के लिए अफगानिस्तान में बचे रह जाएंगे। अमेरिका की वापसी के समानांतर ही तालिबानी बढ़त भी जारी है। तालिबान का दावा है कि उसने देश के 85% से ज़्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया है। आशंका है कि आने वाले दिनों में समूचा अफगानिस्तान एक बार फिर तालिबान के पास चला जाएगा। ऐसे में वहाँ किसी के सुरक्षित रहने की कोई गारंटी नहीं। तालिबान दावा करता है कि वो विदेशी दूतावासों को निशाना नहीं बनाएगा, लेकिन तालिबान का भरोसा नहीं किया जा सकता। उस पर यकीन करके जान माल का रिस्क नहीं लिया जा सकता। एक शांत, अमन पसंद और लोकतांत्रिक अफगानिस्तान में सबका हित था। भारत ने भी इस हित में हाथ खोलकर निवेश किया। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में मदद देते हुए भारत ने 22,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम वहाँ इन्वेस्ट की, मगर उसी अफगानिस्तान से अपने स्टाफ को हमें इस तरह रेस्क्यू करना पड़ा। समय रहते बरती गई ये सावधानी समझदार फैसला तो थी, मगर अफगानिस्तान की स्थितियाँ बहुत निराश करने वाली हैं।
ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियां देख लीजिए। पहली सुर्खी नेपाल से है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने संसद को वापस बहाल कर दिया। अदालत ने नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने 2 दिन के भीतर ये नियुक्ति करने को कहा है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने 22 मई को संसद के निचले सदन को भंग कर दिया था। 5 महीने में ये दूसरी बार संसद भंग की गई थी। राष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अनुशंसा को मानते हुए नवंबर में चुनाव करवाने का भी ऐलान किया था, मगर राष्ट्रपति के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई। इनमें से एक याचिका में विपक्षी पार्टियों ने शेर बहादुर देउबा को पीएम बनाने की मांग की थी। दूसरी सुर्खी हेती से है। यहाँ राष्ट्रपति जोवेनेल्स मोइस की हत्या का केस काफ़ी कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है। इस मामले में हेती पुलिस ने एक नए संदिग्ध को अरेस्ट किया है। इसका नाम है क्रिस्टियन सैनन। खबरों के मुताबिक सैनन हेती का नागरिक है, लेकिन लंबे समय से फ्लोरिडा में रहता है। पुलिस का आरोप है कि सैनन ने इस हत्याकांड में बिचौलिए की भूमिका निभाई। उसने अज्ञात मास्टरमाइंड और भाड़े के हत्यारों को आपस में कनेक्ट किया, मगर हेती की स्थानीय मीडिया में सैनन से जुड़ी कई तरह की खबरें आ रही हैं, कन्फ्लिक्टिंग स्टोरीज। कोई कह रहा है सैनन खुद राष्ट्रपति बनना चाहता था, इसलिए उसने मोइस की हत्या करवाई। कुछ रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि सैनन ने केवल फाइनेंस किया, मास्टरमाइंड कोई और ही था। कुल मिलाकर इस हत्या का मकसद और इसके मास्टरमाइंड का नाम अब भी स्पष्ट नहीं हो सका है। तीसरी सुर्खी इंग्लैंड से है। यहाँ लंदन में वेम्बले नाम का एक फुटबॉल स्टेडियम है। 11 जुलाई की रात यहीं पर इंग्लैंड और इटली के बीच यूरो 2020 का फाइनल खेला गया। इस मैच को लेकर दर्शकों में बहुत एक्साइटमेंट थी। इस चक्कर में कई जगहों पर अप्रिय घटनाएं भी हुई। मसलन इंग्लैंड के कुछ बेटिकट समर्थक सुरक्षा तोड़कर स्टेडियम में घुस गए। स्टेडियम ने शुरुआत में ऐसी किसी घटना से इनकार किया, मगर बाद में उन्होंने सुरक्षा में हुई इस बड़ी चूक को माना। मैच के दौरान कोविड प्रोटोकॉल्स का भी पालन होता नहीं दिखा। न केवल फाइनल में बल्कि पहले के भी कई मैचों में अपार भीड़ जुटी थी। लोगों को देखकर लग रहा था कि उनको याद ही नहीं है कि इस दुनिया में अभी कोविड नाम की भी एक चीज़ है और वो बार बार लौटकर आती जा रही है। और वैसे भी ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट के चलते संख्या लगातार कोविड की बढ़ रही है और यूरोप में भी कोविड केसेस रफ्तार पकड़ रहे हैं। ऐसे में आशंका है कि इस तरह के जुटान जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह बिल्कुल फॉलो नहीं हुए, कहीं सुपर स्प्रेडर इवेंट की शक्ल ना ले लें। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।